वेलकम टू दी करंट अफेयर्स हाइब्रिड ऑडियो बुक सीरीज। इस सीरीज में हम विजन आईएएस मंथली मैगजीन से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे। यू आर वाचिंग यूपीएससी सिविल 360। जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एथिक्स फ्रॉम द अक्टूबर मंथली मैगजीन ऑफ विजन आईएएस। इस टॉपिक का समरी नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। आज की हमारी चर्चा का फोकस है इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास और इसके पीछे के एथिकल डायमेंशंस। ये जीएस पेपर 4 और जीएस पेपर 3 दोनों के लिए एक बेहद जरूरी टॉपिक है। तो डिस्कशन की शुरुआत कुछ बहुत ही चौंकाने वाले डेटा से करते हैं। एक तरफ हमारे पास वर्ल्ड बैंक का डेटा है जो कहता है कि इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी घटकर सिर्फ 2.3% रह गई है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एग्जैक्टली। और कंजम्पशन बेस्ड जीनी कोएफिशिएंट के हिसाब से तो हम दुनिया के चौथे सबसे इक्वल देश हैं। जीनी 25.5 पर है। हाँ, ये आंकड़े तो एक बहुत ही पॉजिटिव पिक्चर दिखाते हैं। जीनी कोएफिशिएंट जितना कम उतनी ज्यादा समानता। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट है। बिल्कुल, क्योंकि एक दूसरा पहलू भी है जो पूरी तरह से अलग कहानी बताता है। सही कहा। जब हम इनकम बेस्ड जीनी कोएफिशिएंट देखते हैं वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस के अनुसार तो वो 61 है। 61, जो बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटी दिखाता है। तो यही कॉन्ट्रास्ट हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ हम इक्वल हैं, दूसरी तरफ बहुत अनइक्वल। इसी वजह से एथिकल और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की जरूरत समझ में आती है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए, स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उन तक। इसीलिए इंक्लूसिव ग्रोथ का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ ग्रोथ नहीं है। नहीं, इसका मतलब है ग्रोथ प्लस इक्विटी प्लस एक्सेस प्लस अपॉर्चुनिटी और सबसे जरूरी डिग्निटी। ओके, लेट्स अनपैक दिस। इस इंक्लूसिव ग्रोथ को गाइड करने वाले कोर एथिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं? शुरुआत गांधीयन एथिक्स से करते हैं। जरूर। गांधी जी के 3 विचार यहाँ बहुत रेलेवेंट हो जाते हैं। पहला है ट्रस्टीशिप थ्योरी। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। इसके अनुसार जो धनवान व्यक्ति है वो अपनी संपत्ति का मालिक नहीं है। मालिक नहीं है तो फिर क्या है? वो समाज का एक ट्रस्टी है, एक केयर टेकर है। उसे अपने लिए सिर्फ जरूरत भर का रखना चाहिए और बाकी सब समाज के कल्याण के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, तो ये अ काइंड ऑफ अ मॉरल ऑब्लिगेशन है, चैरिटी नहीं। एग्जैक्टली, ये जिम्मेदारी है। फिर दूसरा आता है गांधी स्टाइलिस्ट मैन, जो एक बहुत प्रैक्टिकल गाइड है। हाँ, ये तो हर सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले, कोई भी कदम उठाने से पहले हमें सोचना चाहिए कि इसका सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति पर क्या असर होगा। क्या इससे उसे कुछ मिलेगा? ये एक पावरफुल चेक एंड बैलेंस है डिसीजन मेकिंग के लिए। सही बात है। और तीसरा है सर्वोदया। इसका अर्थ है सबका उदय या वेलफेयर ऑफ ऑल। सिर्फ कुछ लोगों का नहीं बल्कि सबका। हाँ, ये यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट की बात करता है। जो पंक्ति में सबसे आखिर में खड़ा है उसका भी उदय होना चाहिए। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एथिक्स का कोर है। Here's where it gets really interesting. इसके बाद आता है कैंट्स कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल लगता है। हाँ, पर इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। कांट का सिद्धांत कहता है कि कोई भी एक्शन नैतिक रूप से तभी सही है जब उसे एक यूनिवर्सल लॉ बनाया जा सके। एक यूनिवर्सल लॉ मतलब जो सब पर लागू हो। जी। अब अगर हम देखें तो समाज के किसी भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन, क्या हम इसे एक यूनिवर्सल लॉ बना सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। बस इसीलिए ये नैतिक रूप से गलत है। तो हमारी पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो इक्वल पार्टिसिपेशन और नॉन डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करें। फिर जॉन रॉल्स का डिफरेंस प्रिंसिपल भी है। इसके अनुसार समाज में असमानताओं की अनुमति केवल तभी है जब वे सबसे वंचित वर्ग के लिए फायदेमंद हो। हाँ, ये एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। रॉल्स कहते हैं कि इनइक्वालिटी हो सकती है, पर एक शर्त पर। और वो शर्त क्या है? शर्त यह है कि उस इनइक्वालिटी से समाज के सबसे गरीब, लीस्ट एडवांटेज्ड तबके को सबसे ज्यादा फायदा होना चाहिए। इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है? बिल्कुल। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जहां ज्यादा कमाने वालों पर ज्यादा टैक्स लगता है, या फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR), और गरीबों के लिए जो टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स बनती हैं वो सब इसी प्रिंसिपल पर आधारित है। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये सिर्फ लीगल कंप्लायंस से कहीं आगे की बात है। मतलब सिर्फ कानून का पालन करना काफी नहीं है? नहीं, इसका मतलब है संविधान की आत्मा यानी इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, डिग्निटी और फ्रेटर्निटी के सिद्धांतों का पालन करना। ये इंश्योर करती है कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को अवसरों और बुनियादी सेवाओं से बाहर न रखा जाए। सोच में कुछ रिलीजियस और फिलोसॉफिकल एथिक्स का भी जिक्र है। हाँ, और सब में एक कॉमन थ्रेड है, एक साझा धागा है। वो क्या है? करुणा और पुनर्वितरण। महाभारत कहता है कि धन का उपयोग गरीबों के दुख को दूर करने के लिए होना चाहिए। जैनिज्म में अपारिग्रह यानी नॉन पोजेशन है जो जमाखोरी को रोकता है। और इस्लाम में ज़कात की व्यवस्था है। जी, ज़कात एक मैंडेटरी चैरिटी है जो स्ट्रक्चर्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित करती है। स्टुअर्डशिप प्रिंसिपल भी यही कहता है कि धन एक डिवाइन ट्रस्ट है जिसे कलेक्टिव बेनिफिट के लिए मैनेज करना चाहिए। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए कौन-कौन से स्टेक होल्डर जिम्मेदार हैं? सबसे पहले गवर्नमेंट। सरकार की भूमिका तो सबसे सेंट्रल है।
उसे डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, खासकर आर्टिकल 38, 39 और 46 गाइड करते हैं। तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लागू करें, सभी के लिए पब्लिक गुड्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन और न्यूट्रिशन उपलब्ध कराए। और सोशल सेफ्टी नेट्स भी दे। हाँ, जैसे MGNREGA, PMJAY, PM किसान जैसी वेलफेयर स्कीम्स जो लोगों की वल्नरेबिलिटी कम करती हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है, जैसे UNDP, वर्ल्ड बैंक, IMF? ये संस्थाएं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs को प्रमोट करती हैं, खासतौर पे SDG 1 जो नो पॉवर्टी है, SDG 5 जेंडर इक्वालिटी पर और SDG 10 जो रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज की बात करता है। तो ये एक तरह से ग्लोबल पुश देती हैं। जी, वे ग्लोबल साउथ में गरीबी कम करने और ग्लोबल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स के जरिए, जैसे वर्ल्ड बैंक ग्लोबल फाइनेंसिंग फैसिलिटी है, मदद करती हैं। और सिविल सोसाइटी, NGOs और दूसरे संगठन? सिविल सोसाइटी एक मॉरल वॉइस की तरह काम करती है जो अन्याय को उजागर करती है। ये एडवोकेसी के जरिए पब्लिक ओपिनियन बनाती है और ट्रांसपेरेंसी व अकाउंटेबिलिटी की मांग करती है। एक वॉचडॉग की तरह। बिल्कुल, एक वॉचडॉग की भूमिका भी निभाती है जो सरकारी योजनाओं की डिलीवरी को मॉनिटर करती है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट्स या प्राइवेट सेक्टर की। यहाँ दो पर्सपेक्टिव्स दिए गए हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। पहला है शेयर होल्डर पर्सपेक्टिव। इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर होता है। ये एक शॉर्ट टर्म व्यू है। और दूसरा है स्टेक होल्डर पर्सपेक्टिव, जो मानता है कि एक कंपनी की जिम्मेदारी सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स के प्रति नहीं है। तो फिर किसके प्रति है? उसके एम्प्लॉइज, कम्युनिटी और एनवायरनमेंट, मतलब उससे जुड़े हर व्यक्ति के प्रति है। ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है। तो कॉर्पोरेट्स इंक्लूसिव ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? कई तरीकों से। एक तो CSR स्पेंडिंग के जरिए, दूसरा अपने कर्मचारियों को फेयर वेजेस देकर, एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस भी जरूरी हैं। बहुत जरूरी, और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स को फॉलो करके। चलिए अब एक्शन पॉइंट्स पर आते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ हासिल करने के कॉन्क्रीट तरीके क्या हैं? सबसे पहला और जरूरी है गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। अगर भ्रष्टाचार रहेगा तो पब्लिक रिसोर्सेज सही जगह नहीं पहुंचेंगे। इसका कोई अच्छा उदाहरण? CP ग्राम्स पोर्टल एक अच्छा उदाहरण है। ये रियल टाइम ग्रीवेंस रिड्रेसल की सुविधा देता है, जिससे सिस्टम अकाउंटेबल बनता है। अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच भी मेंशन किया गया है। इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। ये सिर्फ इनकम बढ़ाने पर नहीं, बल्कि लोगों की कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड करने पर फोकस करता है। एग्जैक्टली, लोगों की फ्रीडम्स और कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड करने पर। इसके लिए एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और हेल्थ प्रायोरिटी एरियाज हैं। PM कौशल विकास योजना इसका एक उदाहरण हो सकता है। बिल्कुल, ये युवाओं की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाती है, जिससे वे अवसरों का लाभ उठा सके। एथिकल कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस का भी जिक्र है। हाँ, CSR को इक्विटेबल डेवलपमेंट के लिए प्रमोट करना, जैसे महिंद्रा का प्रोजेक्ट नानी काली है। वो क्या करता है? वो अंडर प्रिविलेज लड़कियों की शिक्षा को सपोर्ट करता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कॉर्पोरेट पावर का इस्तेमाल सोशल गुड के लिए कैसे हो सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी एक की पॉइंट है। बिल्कुल, विकास ऐसा होना चाहिए जो पर्यावरण या आने वाली पीढ़ियों को नुकसान न पहुंचाए। इसे इंटरजेनरेशनल एथिक्स कहते हैं। मतलब हमारी जिम्मेदारी फ्यूचर जनरेशंस के प्रति भी है। जी, 2021 में शुरू हुआ लाइफ मूवमेंट यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इसी दिशा में एक कदम है, जो माइंडफुल और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन को इनकरेज करता है। और आखिर में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। विकास की नींव मूल्यों पर टिकी होती है। तो इसकी शुरुआत बचपन से ही होनी चाहिए। बिल्कुल, स्कूलों और परिवारों को एम्पैथी, इक्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल हार्मनी जैसे वैल्यूज सिखाने होंगे। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी वैल्यू बेस्ड और होलिस्टिक एजुकेशन पर जोर देती है। सो टू सम इट अप, इंक्लूसिव ग्रोथ सिर्फ इकोनॉमिक एक्सपेंशन से कहीं ज्यादा है। ये एक एथिकल प्रोजेक्ट है। इसके लिए एथिकल गवर्नेंस, जस्ट इंस्टीट्यूशंस, रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस और एम्पावर्ड सिटीजन्स की जरूरत है। जब हम विकास को ट्रस्टीशिप, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी के सिद्धांतों पर आधारित करेंगे, तभी हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्रगति का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। और तभी सर्वोदय यानी सबके उत्थान का आदर्श पूरा हो सकता है। आज की चर्चा से ये तो साफ है कि इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एथिकल फ्रेमवर्क्स और पॉलिसीज मौजूद हैं। हाँ, मतलब थियरी में हमारे पास सब कुछ है, लेकिन असली चुनौती इम्प्लीमेंटेशन में है। बिल्कुल, पॉलिसी इंटेंट टू ग्राउंड रियलिटी में अक्सर एक गैप रह जाता है। तो सोचने के लिए एक सवाल ये है, एक इंडिविजुअल सिविल सर्वेंट अपने सीमित अधिकार क्षेत्र में रहते हुए इस खाई को पाटने के लिए एक कैटलिस्ट कैसे बन सकता है? वो अपने दैनिक कामों में सर्वोदय के सिद्धांत को सही मायने में कैसे अपना सकता है? ये था आज का ऑडियो बुक डिस्कशन फ्रॉम विजन IAS मंथली मैगजीन। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। बिकॉज गॉड हेल्प दोज हु हेल्प अदर्स। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरी एंड नोट्स मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।